अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। स्टोरी के आगाज़ से पहले एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके पास भी रियल स्टोरीज़ हैं तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। ये स्टोरी इंडिया न्यू दिल्ली से सेंड की गई है। आइए मैं आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाती हूँ। मैं 2 साल बाद सऊदी अरब से इंडिया अपने घर को जा रहा था। मेरी तैयारी सारी मुकम्मल थी, बस अपनी इकलौती बेटी के लिए कुछ खिलौने ख़रीदने थे। गीता मेरी 6 साल की बस एक ही बेटी थी और उसको गुड़िया का बहुत ज़्यादा शौक़ था। मैं ख़ास तौर पर गीता के लिए गुड़िया ख़रीदने के लिए एक बहुत बड़े डॉल हाउस में गया। दुकान में दाखिल होते ही मैं गुड़िया का जायज़ा लेने लगा। फिर अचानक से मेरी नज़र एक बहुत ही अजीब गुड़िया पर पड़ गई जो दुकान के एक कोने में छुपा कर रखी गई थी। मैं वो गुड़िया उठाकर इस अरब सेल्समैन के पास गया और इससे इस गुड़िया की कीमत के बारे में पूछा। वो अरब सेलमैन गुड़िया मेरे हाथ में देखकर हैरान हो गया और उसने मुझसे पूछा कि ये गुड़िया तुम्हें कहाँ से मिली। फिर उसने अपने एक सेलमैन को बुलाकर उसे डांटना शुरू कर दिया कि ये गुड़िया दुकान में कौन लाया। मुलाजिम लड़का डांट सुनता रहा। फिर सेलमैन ने मेरी तरफ देखा और मुझसे माजरत की कि ये हम नहीं बेच सकते। उसने कहा कि सॉरी भाई, हम ये गुड़िया सेल नहीं कर सकते। मैं कुछ हैरान हुआ और सेल्समैन से पूछा कि क्यों भाई, ऐसा क्या है इस गुड़िया में। इसने बात टालते हुए कहा कि आप छोड़ें, आप कोई और गुड़िया देख लें। लेकिन मुझे कुछ तजस्सुस होने लगा। मैंने कहा कि मैंने यही गुड़िया ख़रीदनी है। इस सेल्समैन ने टालते हुए कहा, भाई इस गुड़िया को छोड़ें, ये बहुत महंगी है, आप कोई और गुड़िया ले लें। लेकिन मैं अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। मैंने उसको कहा कि जितनी भी महंगी हो, मैंने यही गुड़िया लेनी है। फिर इस सेल्समैन ने ठंडी सांस भरकर कहा कि अच्छा आप ले जाएं। मैंने कीमत पूछी तो उस सेल्समैन ने कहा कि आप बस गुड़िया ले जाएं, ये बराए फ़रोख्त नहीं है। मैं कुछ हैरान हुआ और कहा कि क्या बात कर रहे हो, मैं ऐसे कैसे इसे ले जाऊं? आपकी बातों का क्या मतलब है? इस सेल्समैन ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और मुझे अपने पास टेबल पर बिठाया। इस वक्त दुकान में कोई ज़्यादा रश नहीं था। फिर वो सेल्समैन मुझे बताने लगा कि दरअसल ये गुड़िया 40 साल पहले मेरे दादा मिस्र से लाए थे और आज तक बिल्कुल वैसी ही है जैसे उस वक्त थी। मेरे दादा ने इस गुड़िया को कई बार बेचने की कोशिश की, लेकिन ये गुड़िया एक बार दोबारा से वापस हमारे पास आ जाती है। अब आप सोच रहे हैं कि ये गुड़िया चल या उड़कर आती होगी। जी नहीं, कोई ग्राहक इस गुड़िया को बेचने के लिए हमारी दुकान पर लाता है और हम इसे फिर से ख़रीद लेते हैं। हमें नहीं मालूम कि ये गुड़िया वापस कैसे आती है और इसके पीछे क्या राज है, लेकिन ख़रीदने वाला इस गुड़िया को जितनी भी दूर ले जाए, 1 हफ़्ते बाद ये गुड़िया हमारे पास वापस आ ही जाती है। मेरे दादा ने इस गुड़िया को 7 बार बेचा था और अब्बू ने भी बहुत बार बेचा और मैंने खुद इस गुड़िया को अपने हाथों से 6 बार बेचा। लेकिन जैसा कि तुम देख रहे हो, ये गुड़िया फिर हमारे पास है। 3 साल पहले हमने इस गुड़िया को एक कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन हर बार किसी न किसी तरह ये दुकान पर पहुंच जाती है। इस सेल्समैन ने अपनी बात ख़त्म की और मैं मुस्कुराया। मुझे इस सेल्समैन की बातें किसी लतीफ़े से कम नहीं लग रही थी। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और इंडिया चला आया। गीता इस गुड़िया को देखकर बहुत खुश हुई और मैं भी, और 1-2 दिनों में मैं इस सेल्समैन की बातों को भूल गया। गीता इस गुड़िया के साथ खुश थी और मैं गीता को देखकर खुश था। इस तरह रूटीन की ज़िंदगी जारी थी। मैं क्योंकि सऊदी अरब से नया नया आया था तो हमारे घर मेहमानों की आमद थी। एक रात मेहमानों से फारिग हुआ तो मेरी बेटी मेरे पास आई और उसने कहा कि पापा ये गुड़िया बातें करती है। मैंने गीता की बात को मजाक में उड़ाते हुए पूछा कि अच्छा ये क्या बातें करती है आपसे। मुझे गीता ने बताया कि ये गुड़िया कहती है कि मुझे छोड़ दो। मैं गीता की बात पर हंसा था। फिर अगले दिन गीता की वो गुड़िया गायब हो गई। पूरा घर ढूंढा, कहीं नहीं थी। फिर मैंने अपना कमरा देखा। वो गुड़िया मेरे कमरे की अलमारी में से निकली। मैं पहली बार कुछ हैरान हुआ क्योंकि जिस अलमारी से वो गुड़िया निकली थी
वो मेरी ज़ाती अलमारी थी और हर वक्त इस पर ताला लगा रहता था और जिसकी चाबी भी खुद मेरे पास होती थी। फिर वो गुड़िया इस अलमारी में कैसे पहुंची? मैंने सोचा कि शायद गीता और मेरी बीवी ने गलती से लाकर रख दिया हो। फिर ये अगली रात की बात है। हम सब खाना खा रहे थे। गीता भी कुर्सी पर बैठी खाना खा रही थी। गीता की आदत थी कि वो जहाँ जाती और जो भी काम करती इस गुड़िया को अपने साथ रखती। फिर अचानक खाना खाते खाते उसके हाथ से वो गुड़िया नीचे गिर गई। गुड़िया फर्श पर बहुत ज़ोर से गिरी थी। अगर गुड़िया की जगह कोई और गिलास होता तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाता। गीता ने कुर्सी से उठकर वो गुड़िया उठाई, लेकिन मैं और मेरी बीवी ये देखकर हैरान रह गए कि इस गुड़िया की नाक से खून बह रहा था। मैं हैरत से इस बेजान गुड़िया को देख रहा था जिसकी नाक से किसी जिंदा इंसान के जैसे खून निकल रहा था। अगर कोई और मुझे ये बात कहता तो मैं कभी भी यकीन ना करता, लेकिन ये सब मैं अपनी आंखों से देख रहा था। मुझे पहली बार इस सेल्समैन की बातें याद आ रही थीं। इस वाक़ये के बाद मैं इस गुड़िया के बारे में सोचने लगा कि वो कैसी गुड़िया थी, इसके पीछे क्या राज छुपा था। मुझे ये जानने में इंटरेस्ट होने लगा। मैंने पहली बार गीता के हाथ से वो गुड़िया लेकर गौर से देखी। वो थोड़ी मुख्तलिफ ज़रूर थी, लेकिन पहली नज़र में इसे देखने के बाद कोई ये नहीं कह सकता था कि वो गुड़िया सस्पिशियस होगी। एक दिन यूं ही गीता गुड़िया के साथ खेल रही थी और इसे नहला रही थी। गीता के सामने एक बाल्टी रखी थी जिससे वो गुड़िया को नहला रही थी। मैं भी वहीं बैठा उसके पास मोबाइल से देख रहा था, जबकि अचानक गुड़िया को नहलाते नहलाते गीता के हाथ से गुड़िया छुटकर पानी की बाल्टी में जा गिरी। मैंने भी गुड़िया के गिरने की आवाज़ सुनी, इसलिए गीता के पास चला आया। उसने मुझसे कहा कि देखें, वो गुड़िया बाल्टी में गिर गई है। वो कुछ परेशान थी। मैंने मुस्कुराते हुए गीता से कहा कि कोई बात नहीं, हम इसे निकाल देंगे। फिर मैंने गुड़िया निकालने के लिए जूं ही बाल्टी में हाथ डाला तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि बाल्टी में कोई गुड़िया थी ही नहीं। मैं बाल्टी को अच्छे से देखा, फिर बाल्टी के पानी निकाल कर फिर देखा, लेकिन वो गुड़िया नहीं मिली। जब गीता ने मेरी आंखों के सामने वो गुड़िया इस बाल्टी में गिराई थी, इस दिन के बाद वह गुड़िया मुझे फिर कभी नहीं नज़र आई। गीता रुकते हुए इस गुड़िया को ढूंढती रही, जबकि मैं और मेरी पत्नी ने भी बहुत तलाश किया। वो गुड़िया हमें कहीं नज़र ना आई। मुझे इस अरब सेल्समैन की बात याद आई। मैंने इस सेल्समैन की दुकान की वेबसाइट से दुकान का नंबर निकाला और उसको कॉल की। तब इस सेल्समैन ने कहा कि वो गुड़िया इसकी दुकान पर है और मैं सदमे से बैठा रह गया। इस दिन के बाद मैं कभी सुकून से नहीं बैठा और ये सोचता रहा कि इस गुड़िया की कहानी क्या होगी। मैंने इंटरनेट से बहुत तलाश किया, लेकिन मुझे कुछ ना मिला। फिर मैंने इस सेल्समैन से दोबारा रब्ता किया और इससे पूछा कि इनकी दुकान से पहले यहाँ किसकी दुकान थी। तब इस सेल्समैन ने बताया कि एक मिस्र का ताजिर था, शायद इसकी दुकान थी। जैसा कि इसने अपने बाप दादा से सुना, वही मुझे बताया। मैंने इंटरनेट पे हर लफ्ज़ सर्च किया, लेकिन कोई ऐसी चीज़ ना मिली जिससे इस गुड़िया का राज मालूम होता। मेरा सस्पेंस बढ़ता जा रहा था। मुझे इस गुड़िया के बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी थी। वो गुड़िया देखने में खौफनाक ज़रूर थी, मगर इसने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर एक दिन मैंने अपने फेसबुक आईडी और कई ग्रुप में पोस्ट लगाई कि ऐसी किसी गुड़िया के बारे में कोई जानता है। मेरी फ्रेंड लिस्ट में एक आदमी था जिसे मैं नहीं जानता था, लेकिन वो मिस्र का था। इसने कमेंट किया कि मेरी पोस्ट पे कि क्या आप मिस्र की चार्ली डॉल के बारे में जानना चाहते हैं। मैंने उसको जवाब हाँ में दिया, तो उसने एक डिटेल में रिप्लाई किया। चार्ली मिस्र में रहता था। 1930 के दरमियान वो तिजारत करते हुए सऊदी अरब पहुंच गया और फिर वहां चार्ली ने एक बहुत बड़ी खिलौनों की दुकान खोल ली। चार्ली के बारे में एक बात मशहूर थी कि इसके पास हर वक्त एक गुड़िया होती है जो इसके बाप ने चार्ली को दी थी, और चार्ली ने अपनी ज़िंदगी की किसी भी उम्र में इस गुड़िया को खुद से अलग ना किया। चार्ली को वो गुड़िया अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ थी। वो उस गुड़िया के साथ 60 साल तक रहा।
फिर एक दिन चार्ली की दुकान की छत गिर गई और चार्ली इस मलबे तले दबकर मर गया। इसके बाद वो गुड़िया कहाँ गई ये कोई नहीं जानता। इस आदमी के जवाब से मुझे आधा जवाब मिल चुका था और बाकी का आधा जवाब मैंने सऊदीया के सेल्समैन से पूछा और इसने भी यही बताया कि मिस्र के ताजिर का नाम चार्ली था और इसके एक खिलौनों की दुकान थी। मैं अपने कमरे से हिल भी ना सका। मुझे इस गुड़िया की हकीकत पता चल चुकी थी, लेकिन वो हकीकत इस कदर उदास और दर्दनाक होगी ये मैंने सोचा भी ना था। जब इस चार्ली की दुकान की छत गिर गई और चार्ली इस मलबे तले दब गया, तब सऊदी सेल्समैन के दादा ने अपने वहाँ दुकान बनाई और इन्हें मलबे तले वो गुड़िया मिली जो चार्ली की थी। अब रही बात इस गुड़िया की, तो वफ़ा की एक दास्तान थी, मोहब्बत की एक अनोखी कहानी। इस गुड़िया को आज भी लगता है कि इसका चार्ली एक दिन वापस आएगा, इसलिए वो इस दुकान को छोड़ने के लिए तैयार ही ना थी। मैं एक गुड़िया और चार्ली की वफ़ा पर हैरान रह गया कि कैसे लोग तो जो मरकर भी ना मरे। मैंने एक नोट लिखकर सऊदीया सेल्समैन को सेंड किया और इसने मेरा शुक्रिया अदा किया और इसने मुझे यकीन दिलाया कि वो इस गुड़िया को वही इज़्ज़त और मोहब्बत देंगे जो चार्ली दिया करता था। नेक्स्ट स्टोरी हुसनैन की है। उन्होंने रावलपिंडी से सेंड की है, जो कि इनके नाना के साथ हुआ। आइए मैं आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनाती हूँ। ये बहुत पुराना और सच्चा वाक़या है। ये तब की बात है जब पाकिस्तान बने चंद साल ही हुए थे। मैं एक गांव के सरकारी स्कूल में चौकीदार था और स्कूल मेरे घर से काफ़ी दूर था, इसलिए मैं हमेशा बस पर सफ़र करके स्कूल जाता था। उस ज़माने में ट्रैफिक इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। हमारे गांव में सिर्फ एक वही बस होती थी। पुराना वक्त था, ज़्यादा बिजलियाँ थीं और ना रोशनियाँ। लालटेनों और मोमबत्तियों का ज़माना था। एक दिन मैं रूटीन के मुताबिक बस पर सवार होकर स्कूल के लिए रवाना हुआ। इस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, इसलिए जब मैं स्कूल से छुट्टी के वक्त वापस आया तो मुझे बस ना मिल सकी, क्योंकि हमारे गांव में जब भी बारिश होती तो सारे रास्तों में इस कदर कीचड़ हो जाता कि बस बारिशों वाले दिन आती ही नहीं थी। मैंने काफ़ी देर तक बस का इंतज़ार किया, लेकिन बस ना आई। सवारी का कोई और ज़रिया भी नहीं था, इसलिए मैंने पैदल जाने का ही फ़ैसला किया। रास्ता काफ़ी लंबा था, लेकिन मेरी मजबूरी थी। मैं असर के वक्त रवाना हुआ, लेकिन रात काफ़ी हो गई थी और रास्ता ख़त्म ना हुआ। हर तरफ अंधेरा था। आबादी और आमदोरफ्त इतनी नहीं होती थी, इसलिए सड़कें रात तो क्या दिन को भी सुनसान होती थी। रास्ते में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान आता था और अब मैं इस कब्रिस्तान के पास से गुजरने वाला था। मेरे पास कोई लालटेन, मोमबत्ती वगैरह कुछ नहीं थी, इसलिए मैं पैदल अंधेरे में रास्ता बनाते आगे बढ़ रहा था और अभी घर पहुंचने में कम से कम 1 घंटा बाकी था। मैं जब आधे रास्ते में पहुंचा तो मैंने कब्रिस्तान से कहीं एक मध्यम सी रोशनी देखी जो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बदल रही थी। वो रोशनी मेरे पीछे की तरफ से आ रही थी। फिर देखते ही देखते इस रोशनी ने अपनी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज कर ली। मैं इस बात का अंदाज़ा लगा चुका था कि वो रोशनी रास्ते में बने कब्रिस्तान से आ रही है, मगर मैं इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था कि ये रोशनी है किस चीज़ की। अभी मैं इस सोच में ही था कि इस रोशनी ने मेरी तरफ रुख कर लिया। जैसे ही मेरी तरफ आ रही हो, जल्द ही मुझे मालूम हो गया कि ये एक लालटेन की रोशनी है, जिसको पहचान कर मेरे कदम रुक गए। मैंने सोचा मैं अंधेरे में घर जा रहा हूँ, ये जो भी शख्स लालटेन लेकर आ रहा है ये भी मेरे घर की तरफ जा रहा है। इस लालटेन की रोशनी में मेरा सफ़र भी आसान हो जाएगा। लेकिन मैं हैरान भी था कि रात के 2 बजे कौन लालटेन लेकर घूम रहा है और कोई चोर डाकू तो नहीं। लेकिन चोर डाकू हमारे इलाके में बहुत कम होते थे, फिर भी मैंने सोचा हो सकता है कि कोई चोर हो। ये ख्याल आते ही मैंने रास्ते से हट जाने का फ़ैसला किया और झाड़ी के पीछे छुपकर इस लालटेन वाले को गौर से देखने लगा। वो शख्स जो भी था लालटेन उठाए इसी तरफ आ रहा था। मैं बस लालटेन की रोशनी को देख रहा था और जब वो रोशनी कुछ नज़दीक हुई
तो मेरे कदमों तले जैसे ज़मीन निकल गई हो। डर की एक तेज लहर मुझे छू कर निकल गई। मैंने देखा कि वो सिर्फ एक लैंटर्न है जो हवा में लहराती हुई इधर उधर जा रही है। उस लैंटर्न को कोई शख्स नहीं लेकर आ रहा था, बिल्कुल वो लैंटर्न खुद ही उड़ती हुई इधर उधर जा रही थी। मैंने ये देखकर दिल ही दिल में अल्लाह को याद करना शुरू कर दिया। वो लैंटर्न मेरे पास से गुजरी और कहीं गायब हो गई। मैंने अपनी पेशानी से पसीना साफ किया और तेज़ कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, जो कि अभी बहुत दूर था। मैंने अभी थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि मुझे अपने पीछे से वही रोशनी वापस आती नज़र आई, जिसको देखकर मैं तेज़ी से भागा और पनाह लेने के लिए गांव की एक छोटी सी मस्जिद में दाखिल हो गया। इसकी वजह यह भी थी कि इस रोशनी की रफ्तार बहुत तेज़ थी और रोशनी से बच निकलना काफ़ी मुश्किल था। जब मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो वो रोशनी मस्जिद के दरवाजे तक पहुंचकर रुक गई। मैं खौफज़दा होकर इस रोशनी को देखता रहा, लेकिन वो रोशनी मस्जिद के अंदर ना आ सकी। फिर वो लैंटर्न की रोशनी इसी रफ्तार से कब्रिस्तान की तरफ चली गई। मैंने पूरी रात इस मस्जिद में गुजारी और दुआएं करता रहा। वो रोशनी मुझे रात को फिर से नज़र आई और मैं सारी रात इस रोशनी का तमाशा देखता रहा। वो लैंटर्न आती जाती रही और फिर फजर से कुछ वक्त पहले वो रोशनी मुकम्मल गायब हो गई। मैंने उसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ी और सूरज निकलते ही वहाँ से घर को चल दिया। अगली सुबह मुझे तेज़ बुखार हो गया और उसके बाद मैंने ये सारी रुदात अपने घर वालों को बताई। आज इस बात को 40 साल बीत चुके हैं। मैं अक्सर ये वाक़या अपने बच्चों को भी सुनाता हूँ, लेकिन जब भी मुझे याद आता है तो मैं डर जाता हूँ। जी लिसनर्स, ये आज की स्टोरीज़ थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू स्टोरीज़ के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।